सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मानता हूँ अभी भी ये इसके टाइम में या एहतिसाब चलेगा या फिर मैशर चलेगा। इस हुकूमत की कोई लाइफ नहीं। सर कहते थे कि आप आए एहतजाज करें, हम कंटेनर देंगे। MNAs और सेनेटर्स उनके साथ इन्हें किया है। आगे ये क्या खाना पीना देंगे, ये तो आवाम का ही खाना छीन लिया है इन्होंने। अच्छा सर, इसके बाद कोई तहरीक का कोई इरादा, कोई फाइनलाइजेशन हुई है? इंशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी आज भी नैब के सामने पेश हुए और नैब ने उन्हें निजी कंपनी में 15 करोड़ रुपए की मुंतकिली के केस में गिरफ्तार करने का हुक्म दिया था और उन्होंने उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया। इसी जाली अकाउंट केस में आज वो पेश हुए और उसके बाद उनकी हमशीरा की अबूरी ज़मानत में 10 जून तक के लिए तौसी कर दी गई है। इस केस के बारे में आपको बता दें कि इस केस में जो नैब है उसका ये कहना है कि 15 करोड़ रुपए मुंतकिल किए गए ओमनी ग्रुप को, जबकि उनके वकील फारूक एच नाइकी कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी और उनकी हमशीरा गन्ने की जो फसल है उसके बड़े जो हैं वो ज़मींदार हैं और उन्होंने इसी फसल को ओमनी ग्रुप को बेचा था और उससे ये रकम हासिल की थी। लेकिन ये तो कहा गया कि इसमें अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई, लेकिन जो नैब है वो सिर्फ 15 करोड़ रुपए के सबूत ही फराहम कर सका है। अलबत्ता जब अदालत ने पूछा प्रोसिक्यूशन से कि आपने ये किस तरीके से कह दिया कि रकम अगर मुंतकिल की गई है तो ये जाली अकाउंट था, तो उस पर यह कहा गया, प्रोसिक्यूटर ने जो मौक़िफ़ अपनाया, उन्होंने कहा कि क्योंकि अकाउंट्स मुनासिब तरीके से अमल दरामद करके खोले नहीं गए थे, इसलिए हमने इनको जाली अकाउंट्स का नाम दिया है। साथ ही साथ फारूक एच नाइक ने यह भी कहा कि जाली अकाउंट्स के जरिए अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का दावा किया गया था, लेकिन अदालत ने प्रोसिक्यूशन सिर्फ साबित कर सकी 15 करोड़ रुपए। उसके बाद भी फारूक एच नाइक ने मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 केसेस लगे थे। एक केस हरेश एंड कंपनी का था जिसमें आसिफ अली जरदारी नामजद मुलजिम हैं ही नहीं, लेकिन फिर भी वो पेश हुए। दूसरा केस जो था वो ओमनी ग्रुप से मुताल्लिक था। मुख्तलिफ नामों के अकाउंट्स खोले गए और जरदारी ग्रुप को 1.5 करोड़ रुपए मिला। इस FIR में भी जरदारी साहब का और फयाल तालपुर का नाम नहीं था। ये नाम FIR में बाद में शामिल किया गया। फारूक एच नाइक ने यह भी कहा कि बाद ज़िमनी चालान में 1.5 करोड़ रुपए को 3 करोड़ में तब्दील किया गया। उवैस टप्पी के हवाले से उन्होंने कहा कि उवैस टप्पी साबिक सदर के मुंह बोले भाई हैं, उनके नाम अगर कोई रकम गई भी है तो उसे मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कहा जा सकता। जरदारी के अकाउंट्स ना खोले हैं ना मुआविनत की। उन्होंने ये भी कहा कि जरदारी साहब का ओमनी अकाउंट से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़ोरों शोर से बार बार ये कहती रही है कि जितने भी जाली अकाउंट्स हैं, चाहे वो ओमनी ग्रुप के हों, चाहे फालूदे वाले के हों या वो शख्स के हों जो दुनिया में नहीं है, उससे पीपल्स पार्टी का कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब ये केसेस चल रहे हैं। आज जरदारी साहब जब आए तो उन्होंने यही कहा कि ये नैब और मईशत जो है वो एक साथ नहीं चल सकती और हुकूमत का स्टाइल ये बता रहा है कि हुकूमत भी ज़्यादा देर नहीं चल सकती। अब हुकूमत कितनी चलेगी कितनी नहीं, क्या मामलात होने जा रहे हैं, ज़रा मेहमानों तारुफ करवा देते। नज़ीर लगाई साहब हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन करें। लगाई साहब आपके वक्त के लिए, और शाह खावर साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू आगाज़ में आपसे करना चाहूँगी। शाह खावर साहब, पूरे केस के हवाले से सीधा मामला जो कि मैंने नाज़रीन को बताए हैं, इस केस की नौयत के हवाले से फारूक एच नाइक साहब कहते हैं कि ओमनी ग्रुप से कोई ताल्लुक़ नहीं है जरदारी साहब का, और जो अकाउंट्स खोले गए हैं वो ओमनी ग्रुप के हैं, वो उससे भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। और जो FIR थी उसमें नाम भी नहीं था जरदारी साहब का, ना ही उनकी हमशीरा का, ये बाद में दर्ज किया गया है। इस केस को अगर आपने देखा है तो ये केस कितना मजबूत है? क्या वाकई इस केस में आगे जाके सज़ा हो सकती है जरदारी साहब और उनकी हमशीरा को? देखिए, ये केस तो मैंने उस तरह नहीं देखा जैसे कि उनके लॉयर से देखा होगा। जी जी। लेकिन एक बात जरूर है कि ये आपको याद होगा कि ये बहुत अरसे से ये गालबन 2014-15 से इसकी इंक्वायरी शुरू की और उसमें फिर ज्यादा तेजी जो आई है वो 2018 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस किस्म को मोटो एक्शन लिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म से ही ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई और उसके सिफारिशात और इनकी रिपोर्ट की रोशनी में फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नैब को जो है हुक्म सादर किया है कि वो JD की रिपोर्ट के मुताबिक अगर देखें कि अगर कोई केसेस बनते हैं
तो उनको फिर बनाएं और फिर रेफरेंसेस फाइल करें। तो अब देखना ये है कि जैसे अब फारूक इश्नाइक साहब ने जो अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया है, जी अगर तो वो ठीक है कि अगर उनका कहीं पे कनेक्शन नहीं हो रहा या उस तरीके से उनके खिलाफ इस तरह का मवाद नहीं है कि जिससे वो इस केस के साथ जुड़ जाएं, तो फिर यकीनन बेल स्टेज के ऊपर जमानत की स्टेज है उस पर तो उनको फायदा पहुंच सकता है। अच्छा लेकिन अभी देखना ये भी है कि अभी क्योंकि नैब ने जो रिपोर्ट पेश की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसमें उन्होंने गालबन कोई 22 इंक्वायरीज और 6 रेफरेंसेज और बहुत लंबे चौड़े फैसले का उन्होंने इत्तला दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि इतने ज्यादा हम केसेस बनाने जा रहे हैं। तो ये एक लंबा तवील अरसा लगेगा इसमें, अच्छा क्योंकि हर केस को बनाने में उसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना। शाखा तो आप उसका कह रहे हैं कि reference लंबा बनाना। अरसा लगेगा, लेकिन दलाइल दिए गए अदालत में उनके वकील फारूक एच नाइक की जानिब से, लगता है बड़ा सिंपल सा केस है। वो कहते हैं भाई गन्ने की फसल की पैदावार के बड़े ज़मींदार हैं, गन्ने की फसल उन्होंने बेच दी ओमनी ग्रुप को, उससे रकम हासिल हुई वो 15 करोड़ रुपए की थी और उसी के सबूत हैं। तो ये जो अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग है, इससे ताल्लुक ही नहीं है जरदारी साहब का। देखिए बात ये है कि अब यही तो हमने देखना है कि अभी तो चूंकि फारूक इश्नाइक साहब ने अपने मारूजात पेश की हैं, अब ये देखना है कि जो नैब के जो प्रोसिक्यूशन टीम है जी वो क्या सबूत लेके आते हैं, वो हाँ, किस तरीके से बिल्कुल सही इनके आर्गूमेंट्स को रद्द करते हैं। सही तो अगर तो वो ऐसी कोई चीज सामने ले आए कि जिसमें अगर वो साबित कर सकें कि इनका आसफ जरदारी साहब का या उनकी हमशीरा का कोई ताल्लुक बनता है इस केस के साथ और उसमें ऐसे शवाहिद और एविडेंस मौजूद है, तो फिर तो यकीनन वो कोर्ट को कन्विंस कर लेंगे। तो लेकिन अब देखना सिर्फ यही है कि अब नैब जो है वो क्या चीज निकालती है उनके खिलाफ, जो आर्गूमेंट फारूक इश्नाइक ने किए हैं उसके रिबटल में वो क्या मटेरियल सामने लाते हैं, क्या मटेरियल है, सब अंदाजा होगा। मटेरियल की बात है। बिल्कुल हमारे साथ ही मौजूद रहिए शाखावर साहब, मजीद भी कानूनी राय आपसे जाननी है। लगारी साहब को शामिल गुफ्तगू करते हैं। लगारी साहब, नैब का इदारा बहुत मुतनाज़ हो चुका और अब कुछ हालिया दिनों में तो ज़्यादा मुतनाज़ हो गया, फिर चेयरमैन नैब भी मुतनाज़ होते जा रहे हैं। इस सूरत हाल में जो केसेस चल रहे हैं उनकी शफाफियत को कैसे बरकरार रखा जा सकता है? वो अब तो नैब के लिए मेरा ख्याल है कि अब इस शेर का पढ़ना ज़्यादा मुनासिब होगा कि इतनी ना बड़ा पाकी है दामा की हिकायत, दामन को ज़रा देख ज़रा बंदे कबा देख। तो नैब जो है वो एक्सपोज हो चुका है। अब ये जितना ज़्यादा चीज़ें आएंगी, चीज़ें इस तरह से बढ़ती चली जाएंगी। नैब बतौर इदारा अपने क़याम से लेकर अब तक सिर्फ इंतकाम की मशीनरी के तौर पर काम कर रहा है। अब तक पाकिस्तान के लोगों को इसने कोई चीज़ डिलीवर करके नहीं दी है। पहले बारगेन की है, वो शफाफियत नहीं थी। उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि एक इदारा बनाया जाना चाहिए जो नैब के होने वाले प्री बारगेन के, नैब के अफसरान के कंडक्ट, उनके इन्वेस्टिगेशन के तरीक़ाकार, उनकी इंक्वायरी के तरीक़ाकार और लोगों को उसके अंदर मुलविस करना। मैं कहता हूँ कि सिंध के अंदर तो जो सूरत हाल हम देखते हैं, यही सूरत हाल पंजाब में है, यही सूरत हाल KP में है, यही सूरत हाल बलूचिस्तान में है, फेडरेशन में यही सूरत हाल है कि हुकूमतें डिलीवर नहीं कर पा रही हैं, हुकूमतें काम नहीं कर पा रही हैं नैब की वजह से। और नैब जो है एक आले के तौर पर, एक ख़तरनाक आले के तौर पर पाकिस्तान की गवर्नेंस और सियासत और सियासी अमल के ख़िलाफ़ एक आले के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। बना हुआ है और बेदर्दी से और बेरहमी से इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। जो शख्स ईमानदार है, मैं ब्यूरोक्रेसी में बात करता हूँ, उसके ख़िलाफ़ इन्होंने बाकायदा हथियार उठाए हुए हैं। और जो टाउट है, जो 2 नंबर आदमी है, जिसके जो खांचेबाज है, जो ब्यूरोक्रेसी में माफियाज से मिला हुआ है, वो वहाँ पर उनका शानदार आदमी है। वो उसके साथ नैब के साथ मिला हुआ है। नैब में नेक्सस बने हुए हैं और नैब की अपनी इंक्वायरी होनी चाहिए कि नैब पाकिस्तान के अंदर क्या किरदार अदा कर रहा है। मेरे ख्याल में इंतहाई ख़तरनाक किरदार अदा कर रहा है और उसके पाकिस्तान भर में जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उन्होंने पाकिस्तान की मैशत को इस हाल तक पहुंचाया है और कोई भी काम नहीं हो रहा है। इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट नहीं ला रहा है। आप जाकर देखें दुकानों के अंदर ख़रीदारों के, अब बेचारे लोग जाते हैं विंडो शॉपिंग करते हैं और वापस जाते हैं, लोगों के पास ख़रीदने के लिए कोई चीज़ नहीं। ईद का मौसम आ गया है और लोग बदहाल हैं।
एक बड़ी तादाद लोगों की है जो बाज़ार का रुख नहीं कर सकते, जो लोग खाने के लिए, अनाज के लिए नहीं जा सकते हैं, जो लोग खाने पीने की अशिया नहीं खरीद सकते हैं। बिल्कुल। और वो हुकूमत को थोड़ी तवज्जो यहाँ भी डालनी चाहिए। ये जो महंगाई का तूफान है, बिल्कुल आपने सही निशानदेही की। लगाई साहब, महंगाई पर भी हम आते हैं, लेकिन ज़रा आपको दिखा दें कि राना सनाउल्लाह साहब ने भी इसी हवाले से गुफ्तगू की है। उन्होंने भी महंगाई के हवाले से और नैब के इस एहतसाब के हवाले से क्या कहा, आपको दिखाते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। पाकिस्तान को तरक्की देने वाले और पाकिस्तान के ऊपर एहसान करने वाले लोग जो हैं वो जेलों में हैं, वो कटहरों में हैं, और ये सिलेक्ट वज़ीर आज़म जो है, जो जाली मैंडेट की पैदावार है, वो इस मुल्क को तबाही के किनारे पे पहुंचाने के लिए जो है वो इन चीज़ों में जो है वो आला कार बना हुआ है। मैं आज यहाँ से ये ऐलान करता हूँ कि अब सब्र का पैमाना जो है वो लबरेज हो चुका है। अब सिर्फ मजम्मत से काम नहीं चलेगा, अब पूरी कौम को इन कुव्वतों की, इस सेलेक्ट वज़ीर आज़म और इस जाली हुकूमत की जो है वो मज़ाहमत करनी पड़ेगी। शाह खबर साहब, बार बार अपोजिशन तो यही इल्ज़ाम लगाती है कि नैब को इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, नैब आला कार बना हुआ है हुकूमत का। जब ये बातें की जाती हैं और फिर नैब गिरफ्तार करता है, रेफरेंस बाद में दायर करता है, फिर सबूत नहीं होते हैं, और सबूत नहीं होते इसलिए जो है वो बरी भी कर दिया जाता है, तो फिर नैब की कारकर्दगी पर सवालिया निशान तो लगता है। देखिए, बिल्कुल अभी जैसे लगारी साहब ने भी बड़ी वजाहत की, नैब का इदारा जो है, ये बदकिस्मती की बात है कि वो अपनी अफादियत खो चुका है, अपनी मॉरल अथॉरिटी खो चुका है। हालांकि हम उम्मीद ये करते थे कि जस्टिस जावेद इकबाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज रहे हैं, वो कानून की मोशगाफियों से वाकिफ हैं, वो सेशन जज रहे, फिर हाई कोर्ट के जज रहे, फिर सुप्रीम कोर्ट के जज रहे, सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिटायर हुए। उनको सिविल कानून के ऊपर, फौजदारी कवानीन, इसी तरह जो व्हाइट कॉलर क्राइम है, वो सब उनके हाथों से गुजरे हुए। तो तवक्को ये थी कि वो शायद इन मामलात को ठीक कर पाएंगे। लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ता है कि उन्होंने भी स्टेटस को बहाल रखा है। उन्होंने नैब के अंदर कोई तब्दीलियां नहीं की, नैब में कोई इनोवेशन नहीं की। नैब का जो फरसुदा और इंतहाई जो गैर मयारी उनका जो तफ्तीश का जो सिस्टम है, जो उनके तफ्तीशी अफसरान हैं, वो बिल्कुल ट्रेंड नहीं है। इसी तरह प्रोसिक्यूशन पे भी उनकी इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं है। तो ये तमाम चीजें, और फिर ऊपर से उन्होंने अभी तक कोई ऐसा मटीरियल रिजल्ट सामने नहीं लेके आए। और शाह खबर साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपकी बात में काट रही हूँ, आपकी बात में ऐड कर लेते हैं। मुतनाज़ वीडियो का मामला भी आ गया। अब अगर इसकी शफाफियत सामने नहीं आएगी तो उनके जो मातहत लोग हैं वो किस तरीके से उनको कारकर्दगी दिखाएंगे और वो जवाबदेह कैसे होंगे उनके सामने? देखिए, जहाँ तक ये वीडियो का और वो जो रिकॉर्डिंग का मसला है, वो भी इंतहाई जो है मुतनाज़ मसला है। अब बात ये है कि इतना बड़ा इल्जाम लगाया गया और उसके ऊपर ना नैब की तरफ से ना हुकूमत की तरफ से किसी किस्म की तहकीकात या किसी किस्म की तफ्तीश जो है, या उसके बारे में लोगों को फैक्ट फाइंडिंग सामने लाए कि ये क्या वजूहात थी, क्या मुहर्रिकात थे। अगर वो चीज भी आइसोलेशन में रहेगी, मैं ये नहीं कहता कि वो जो रिकॉर्डिंग्स थी या जो वो वीडियोस थी वो ठीक थी। अच्छा। लेकिन एक चीज सामने आई, एक चैनल ने उसको 2-2.5 घंटे एक चेयरमैन नैब के बारे में इल्जामात लगाए और उसके बाद वो अभी तक अनअटेंडेड है, उसका कोई नतीजा नहीं निकला, उसके मुहर्रिकात सामने नहीं आ सके। तो ये तमाम चीजें जो हैं नैब को बतौर इदारा जो है वो उसको खासा मुतनाज़ा बना चुके हैं और उसकी मॉरल अथॉरिटी खत्म हो चुकी है। तो अब मैं तो समझता हूँ कि पार्लियामेंट को, ये हुकूमत और ऑपोजिशन मिल के कम अज कम चले और कुछ नहीं करते, तो एक ऐसा कानून बना जाए एहतसाब, क्योंकि एहतसाब का इदारा बड़ा जरूरी है इस मुल्क में, बदनवानी का खात्मा बड़ा जरूरी है। तो उसके लिए कोई ऐसा कानून और ऐसा इदारा बन जाए कि जिसकी क्रेडिबिलिटी अवाम में हो, उसके बारे में अगर वो किसी केस की कॉग्निजेंस लेते हैं तो कोई उस पर उंगली ना उठा सके, वो इतना शफाफ इदारा हो। जैसे कि हमारे दूसरे मुल्कों में, यूरोप और इवन हमारे हमसाया मुल्कों में ऐसे इदारे मौजूद हैं कि जिन पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। वो इंतहाई शफाफ और गैर जानिबदार इदारे हैं।
ऐसा तो ही जब तक इदारा बनने की अशद credibility- ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल इसकी बहुत जरूरत है। पॉइंट टेकन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शाखावर साहब हमारे साथ मौजूद थे। ज़ाहिर है अब ईद के बाद लगारी साहब अपोजिशन एहतजाज का ऐलान कर चुकी है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी हुकूमत है वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ सिंध में एहतजाज का ऐलान कर रही है। हलीम आदिल शेख साहब भी कहते हैं कि हम भी इत्तेहादियों से मुशावरत कर रहे हैं, ईद के बाद सिंध के गोट गाँव में जाकर जो है वो पीपल्स पार्टी भगाओ तहरीक चलाएंगे। आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ की ये तहरीक अपोजिशन की तहरीक के मुकाबले में कुछ काम कर पाएगी? हमारे दोस्त हैं हलीम आदिल शेख साहब, बहुत जी। अजीब दोस्त हैं, हमें उनका पता है और उनकी इस्तात कार इंफरादी तौर पर वो एक अच्छा ग्रुप रखते हैं और जो एक्टिवेट भी करते हैं और उसको मूव भी करते हैं। पीटीआई की क्या है, पीटीआई के बारे में बिल्कुल हमें पता है कि सिंध भर में उसकी क्या पोजीशन है और उसकी क्या इस्तात है और उसकी क्या सलाहियत कार है और उसके अंदर कितनी तंजीम है, क्या चीज़ें हैं, वो हमें पता है। कराची के हद तक उन्होंने कुछ सीटें भी ली हैं, इसलिए कि जो मुकाबले की जमात थी उसने अपने मुस्तकबिल के लिए बारे में यही तय किया था कि उसको ऐसे ही नताइज चाहिए हैं और उनको कबूल भी करना है। अब उनकी इत्तेहादी भी बन गई है। वो इत्तेहादी भी बन गए, शरीक इक़्तिदार भी बन गए हैं। बहुत सी चीज़ों की जवाबदेही तो उन पर है। मेरे ख़्याल में सिर्फ एक ग्रीन बस का ही वो मसला ही हल करा दें तो मेरे ख्याल में बहुत से मसाइल कराची के वैसे ही हल हो जाएंगे। पानी का तो इतना बड़ा मसला है। हलीम आदिल शेख साहब जो हैं वो वफाक से कुछ मसाइल हैं, पैसे फंसे हुए हैं, 100 अरब के हिसाब से वो कह रहे हैं कि जनाब हमारी रकम जो है वो फंसी हुई है, वो निकलवा दें और उनसे पैसे दिलवा दें। नहीं आपको लगता है तनाज़ा हल होगा? क्योंकि हुकूमत तो कहती है हम पीपल्स पार्टी को अब नहीं देंगे, यहाँ पर तो करप्शन हुई है पैसों पे। नहीं, वो तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है ना। अच्छा। वो तो क्या केपी हुकूमत को भी करप्शन हुई थी, वहाँ पर भी कर लें। उनकी वो जो बना रहे थे आरबीटी, उसका क्या हुआ था, बीआरटी का क्या हुआ था, जो वहाँ पर अरबों रुपए की करप्शन आई है सामने। के वहाँ पर लागत हुई और वहाँ कुछ भी नहीं बन पाया है। वहाँ पर आपको बरसात देखनी होगी कैसे होती है, बरसात वहाँ होती है, वो जो उससे ऊपर पानी टपकता रहता है। पानी नहीं टपकता नहीं है, बहता है, आबशार की मानंद बहता है। उसको अगर देखा जाए तो आप करप्शन जो वहाँ हुई है उसका हिसाब होना चाहिए। बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े हिसाब वहाँ पर होना बाकी हैं। मेरे ख्याल में ये ब्लेम गेम में और इस तरह की चीज़ों में जाना नहीं है। और नौजवान हैं हमारे दोस्त हलीम आदिल शेख, उनका बड़ा सियासी कैरियर है, उनने आगे जाना है और वो 2-3 जमातों के बाद यहाँ आए हैं और यहाँ भी पता नहीं कब तक हैं कब तक नहीं है। लेकिन ये सिर्फ उनका तो नहीं होगा ना, नैरेटिव तो पूरी पार्टी का है कि भाई एहतजाज करना है। नहीं, असल में मुतहर्रिक और मुहर्रिक वही हैं, बाकी उनकी पार्टी के अंदर क्यों फिरदौस शमीम नकवी साहब भी हैं अपोजिशन नहीं वो हैं लीडर ऑफ अपोजिशन है, बहुत संजीदा सियासतदान है, बहुत मंझे हुए सियासतदान हैं, लेकिन स्ट्रीट को इस्तेमाल वो नहीं करते हैं। स्ट्रीट का इस्तेमाल सिर्फ ये जानते हैं और अपना एक ग्रुप बना कर रखते हैं, इसलिए मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वो ग्रुप ऐसा नहीं है जिस तरह का इस्लामाबाद में रवैया। आपको लग नहीं रहा कि कुछ हो पाएगा यहाँ? कुछ भी नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो रवैया अख्तियार किया गया इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी के साथ, हलीम आदिल शेख साहब तो वो अगर उन्होंने 2 घंटे का सूरत हाल का मुकाबला किया, ये तो 15 मिनट भी नहीं कर पाए। वो तो कल कह रहे हैं हमारे शो में उन्होंने कि ये अगर आए एहतजाज के लिए अपोजिशन 26 घंटे भी एहतजाज नहीं कर पाएंगे। कौन कह रहे हैं? हलीम आदिल शेख साहब। तो वो उनकी मर्जी है, वो जो कहें उनको ये कहने का हक है। सियासी कारकुन है, सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, वो जो कहें उनको हक है, उनका अपना राइट है। वो किसी को किसी अंदाज में क्या जवाब देते हैं उनका अपना राइट है। लेकिन लगाई साहब आपको लग रहा है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी उस तरीके से मजबूत इत्तेहाद बना के एहतजाज कर पाएंगे? क्योंकि इससे पहले तो इत्तेहाद पार्टियों की वजह से नहीं होगा। मैं ये बिल्कुल आपसे कह रहा हूँ कि ये नहीं है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग या मौलाना फजलुर रहमान, मैं मूड की बात कर रहा हूँ, मैं मौलाना फजलुर रहमान के जलसों की बात कर रहा हूँ। जो जलसा उनका हुआ सक्खर में, जो जलसा हुआ टंडोला यार में, जो जलसा हुआ उनका मुजफ्फरगढ़ में, जो जलसा उनका सरगोदा में हुआ, जो मर्दान में हुआ, जो डायर इस्माइल खान में हुआ है, मैं उन जलसों के क्राउड्स देख चुका हूँ जिसको हमारे यहाँ मेन स्ट्रीम मीडिया ने कवर नहीं किया। अगर उस क्राउड का अंदाज़ा लगाऊँ, उसके अंदर मौजूद गुस्से का, नाराज़गी का अंदाज़ा लगाऊँ, जो पीपल्स पार्टी का ये इन्होंने जो ट्रेन मार्च किया था, इसमें लोगों का जो इश्तियाल है, जो गुस्सा है, उसका अंदाज़ा लगाऊं, तो मुझे मालूम है कि अगर लोगों को ये पता हो कि ये सीरियस
हमारी तरफ से एहतजाज है और महंगाई के मासस के खिलाफ लिए है। महंगाई के खिलाफ है, सीरियस एहतजाज है, तो लोग आएंगे, लोग मिलेंगे नहीं, फिर हुकूमत को रास्ता नहीं मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल सही। कैसर अहमद शेख साहब हमें नून लीग से ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया कैसर साहब। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUIFA और दीगर जमातें एहतजाज करने जा रही हैं ईद के बाद, और एक तरफ एहतसाब का अमल भी जारी है। आप लोग भी, कई आपके भी रहनुमा पेश हो रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी पेश हो रही है। ये तमाम तर चीज़ें क्या एक साथ चल सकती हैं कि आप लोग एहतजाज भी करें, फिर पेशियाँ भी भुगताएं, और ये एहतजाज कितना ज़ोरदार, कितना मजबूत होने वाला है हुकूमत के खिलाफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एहतजाज जो है ना, ये तो इस हुकूमत के ख़िलाफ़ है कि जो नाअहल हुकूमत है, जिसने कोई प्लानिंग नहीं की, कोई इनका होमवर्क नहीं था, और जो कुछ मुश्किलात से लोग गुजर रहे हैं, जो महंगाई का है, और जो अगला बजट आने वाला है उस पर ये 5,500 अरब रुपए के ये टैक्स वसूल करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान की तारीख़ में कभी नहीं हुआ। देखें ना, इस साल इन्होंने टारगेट रखा था 4,400, वो तो 4,400 के टारगेट से तो 500 अरब कम वसूल हो रहा है। अब एकदम जो पाकिस्तान की तारीख़ में कभी नहीं है, क्योंकि मेरा फाइनेंस से तल्लक है, तो मैं ये आपको बताऊं कि ये 1,500 अरब रुपए लोगों पे ज़्यादा टैक्स लगाना चाहते हैं, जो महंगाई का हशर हो, जो लोगों का हशर होने वाला है, जो आप कह रहे हैं 1,500 वाली महंगाई की वजह 700 अरब भी नहीं, 1,500 अरब की टैक्स, 1,500 अरब नए टैक्स देखिए ना, 4,000 इस साल वसूल किया, अब 5,000 इस साल इन्होंने, हमने छोड़ के गए थे इनको 3,900 हमने वसूल किया था, और इन्होंने टारगेट हर साल, क्योंकि 15% बढ़ता है, तो इन्होंने टारगेट रखा था 4,400 का, वो तो 500 अरब कम वसूल हुआ पिछले टारगेट से जो रखा था। अब ये एकदम 1,500 बढ़ा के कर रहे हैं, 4,000 से 5,500, तो ये पाकिस्तान की तारीख में 35% एकदम एक साल में जो नए टैक्स लग रहे हैं, जो लोगों का हाल होना है। ये अभी 11 जून को तो अनाउंस हो रहा है, तो मुझे ये शब्बर ज़ैदी साहब से कोई उम्मीदें नहीं है टैक्स कलेक्शन में, वो अपना किरदार अदा करेंगे? शब्बर ज़ैदी साहब, मैं आपको बताता हूँ जी, देखिए जी, शब्बर ज़ैदी तो मेरे दोस्त हैं, बड़े गहरे दोस्त हैं, और मैं उनको जानता हूँ। बात ये मैं कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ एहतसाब होता रहा ना, मियाँ नवाज शरीफ साहब को 150-200 बार अपीयर हुए, वो अपने आप को पेश कर रहे थे, वो कहते थे हमें इदारों पे हमें यकीन है, और जो कुछ भी है वो तो आपके सामने है, जो कुछ उनके खिलाफ निकला, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। अब हम एहतसाब के लिए तो वो तो अपनी जगह पे जारी है, हम किसी को मना नहीं करते, एहतसाब अपनी जगह पे किसी का भी करना है वो करते रहें, उसके लिए इदारे मौजूद हैं। लेकिन इस हुकूमत की नाअहली देखिए, इन्हें IMF के बाद मैं कहता रहा, इनको बार बार कहता रहा, पहले दिन से आप मेरा किसी भी प्रोग्राम को देख लीजिए कि आप जाएं, क्योंकि जब IMF के बाद आप जाते हैं ना, तो आपको मोहर लग जाती है। जब आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट इतना बड़ा गैप है, तो उसके लिए ज़रूरी था, इन्होंने 8, 9, 10 महीने ज़ाया कर दिए, जिससे हमारी जो नेगोशिएशन है ना वो मुतासर हुई, हमें मुश्किल टर्म्स पे IMF के साथ मुआहदा करना पड़ा। लेकिन हुकूमत कहती है इससे मुश्किल टर्म्स थी, इससे मुश्किल टर्म्स थी, हम 6-8 महीने नहीं गए तो ये टर्म्स आसान हुई हैं। ये तो हमको क्या मैं कहूँ, ये कहते हैं हम दोस्तों के पास गए, अब दोस्तों के पास जाके तो वो सारा ख़त्म, जो हम छोड़ के गए इनके लिए रिज़र्व, वो रिज़र्व भी इस वक्त भी नहीं है। सारे दोस्तों से लेके भी, चीन से और सऊदी अरेबिया से जो उधार हमने नए कर्जे लिए, नए कर्ज़ों की मैं आपको डिटेल बताऊं, मेरे पास एग्जैक्ट डिटेल है। ये हमें बार बार शिकायत क्या करते रहे। अच्छा है ना कि आपके एक रिकॉर्ड में आपको ऑफिशियल फिगर दे रहा हूँ, जो हमें पिछली फाइनेंस कमेटी की मीटिंग में इन्होंने खुद फाइनेंस मिनिस्ट्री ने दी है। हमें कहते थे कि आपने बड़े कर्जे लिए, अब ये कर्जा जो है 24,952 जो फिगर है इनकी अपनी, हमारा कर्जा था जो कि 28,606 अरब हो गया है। ये एक्सटर्नल डेट जो है वो टोटल ये एक्सटर्नल डेट जो है वो 4,000 अरब तो सिर्फ वो बढ़ गया है, और टोटल डेट जो बढ़ गया है वो मैं आपको बताऊं कि ये जो 9 महीने में इन्होंने रिजल्ट दिए हैं ना, तो ये इतना बड़ा ह्यूज गैप हो गया है इनका। अब इतना कर्जा तो कभी नहीं लिया गया, हमने 5 साल में जो कर्जा लिया ना वो कोई 9,500 अरब लिया। अब इनके सिर्फ 9 महीने में, ये 9 महीने में जो कर्जा है वो 12,000 ये 14,000 तक हमारा था। तो अब जब हमने शुरू किया ना तो 14,000 था, और 2008 में जब हमने लिया तो 4,215 था। तो 8,000 पहले बढ़ा था पीपल पार्टी के दौर में, 8,000 हमारे पीरियड में बढ़ा। अब लेकिन ये 24,000 तक चला गया। लेकिन अभी ये इनका कर्जा जो है 28,606 हो गया है,
ये अभी मैं टोटल फॉरेन डेट की बात कर रहा हूँ, तो 3500 और 3600 अरब रुपए तो नया कर्जा 9 महीने में ले चुके। 3600 अरब रुपए, ये फिगर इनकी हैं। 28,606 मार्च 19 तक का कर्जा है। चलो बहरहाल मैं ये इनसे ये कह रहा हूँ, ये तो चले मैं आके बात करती हूँ। हफीज शेख साहब जो फिगर्स दे रहे हैं वो कुछ 24-25 हज़ार तक के दे रहे हैं। बात करती हूँ मैं, ब्रेक ले लूँ ज़रा, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आके बात करते हैं। कर्ज अब तक ले चुकी हुकूमत और महंगाई, क्या ये कहीं जाकर थमेगी या नहीं? क्योंकि पेट्रोल की जो कीमत है जनाब वो तो बढ़ गई है, बिजली की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। कहीं ये महंगाई रुकेगी? क्या अपोजिशन के एहतजाज के बाद रुकेगी या नहीं? इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पर जाने से पहले कैसर साहब कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स दे रहे थे अपनी हुकूमत के और इस हुकूमत के भी, और उन्होंने कहा कि तकरीबन 3500 अरब का कर्जा हुकूमत ले चुकी है। लेकिन हमारे जो वज़ीर ख़जाना हैं अब्दुल हफीज़ शेख साहब, उन्होंने सरकारी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि 25,000 अरब का कर्जा है और कुछ सालों में एक्सपोर्ट 0% रही है और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो भी नहीं आई। लगाई साहब, ये तो तमाम तर वो कंपैरिजन्स हैं जो कि हुकूमत और अपोजिशन आपस में एक दूसरे के साथ हुआ करते रहते हैं। 5 साल बाद देखा जाएगा कि सूरत हाल कहाँ जाती है। लेकिन जो सूरत हाल अभी 9-10 महीने में आ गई है, जो महंगाई बढ़ रही है, आपको लगता है कहीं भी जाके ये महंगाई रुक जाएगी या थम जाएगी? इनके अहदाफ का मामला है। असल बात ये होती है कि आप एक हदफ मुकर्रर करते हैं कि हमने ये टैक्सेशन करनी है और इतनी रकूम हासिल करनी है। फिर ये होता है कि किससे हासिल करनी है। हासिल करने के लिए उनको वो आप अपना एक बेस बढ़ाना पड़ता है टैक्सेशन का, वो बेस नहीं बढ़ा पा रहे हैं और वो उस तरफ को जाते ही नहीं हैं। लेकिन क्या होता है कि अल्टीमेटली वो बोझ डायरेक्ट आवाम पर शिफ्ट कर दिया जाता है। बिल्कुल। जितना भी होता है, जो आम आदमी है, जो एक निवाला खा रहा है उस पर वो टैक्स दे रहा है, जो पानी पी रहा है उसके ऊपर टैक्स दे रहा है। उसके बावजूद महंगाई का बरह रास्त असर जो है वो चीज़ों को महंगा कर रहे हैं ताकि इससे जो है इनकी आमदनी बढ़े। और उसके अंदर भी शफाफियत नहीं है कि जो आपको वसूल करके दे रहा है वो अपने पास कितना रख रहा है। ये कैसे मैं तो कैसर अहमद शेख साहब बैठे हैं, हमारे बहुत सीनियर हैं, मेरा हमेशा से इनका कोई हमारा देरीना ताल्लुक़ है इनसे। मैं भी पूछना चाहता हूँ, ये जब पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें मुकर्रर करते हैं तो इनको पता है कि वो पैसा जो है पाकिस्तान में अब ना बनता है, ना ढलता है, ना उसका इस्तेमाल होता है। ये कैसे हो जाता है कि जनाब आप 35 रुपये 79 पैसे या 108 रुपये 75 पैसे, आप 75 पैसे का हिसाब क्या लगाएंगे? और उसके अंदर जो पैसे की चोरी होती है वो कि जाहिर है आपको आपने अगर 58 पैसे लगाई है तो आप 1 रुपये वसूल करेगा ना पेट्रोल पंप वाला। हर लीटर पर ये रकम वसूल होती है। वो रकम किस खाते में जाती है, कहाँ जाती है, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। उसकी जेब से चली गई और वो हिसाब में, यानी कि वो जिस तरह गई है इसलिए कि उसने 1000 रुपये दिया और उसको इस हिसाब से पेट्रोल मिलना चाहिए, या उसने कहा कि जी मुझे 10 लीटर दें, 10 लीटर की एक कीमत मुतय्यन है, वो उससे नहीं जा रही है, नहीं जा रही। बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो हेर फेर है, इस हेर फेर से लोग भी मुतासिर हो रहे हैं और चोरी भी हो रही है। तो हमें ये बताया जाए कि टैक्सेशन में जो मुरवजा चीज़ें हैं हमारे यहाँ, इतनी कॉम्प्लिकेशन है उसके अंदर। और जैसे आपने बताया ना कि एक्सपोर्ट्स जो हैं वो तो हुई नहीं है कुछ तो एक्सपोर्ट्स, ये अब्दुल हफीज शेख साहब के मुताबिक ये वो कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि हाँ, एक्सपोर्ट्स का और इम्पोर्ट्स का गैप बहुत बड़ा है, इसलिए कि आपने बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आपने इम्पोर्ट्स की हैं। आपके इम्पोर्ट्स बाजार भरे हुए हैं उन चीज़ों से जिनको हम कह सकते हैं कि आसाइशात। अच्छा लगारी साहब, मैं आपका जो वो पेट्रोल वाला मामला है ना, उस पर ज़रा मैं टेक लूँगी और उनसे पूछूंगी वो कहाँ जाता है पैसा। लेकिन उससे पहले सर नाजरीन को बता दें कि एक और पेट्रोल बम गिरने वाला है, तैयार हो जाएं आवाम। 1 जून से यानी कि 1 जून से समरी पेट्रोलियम डिवीज़न को मौसूल हो गई। ओगरा ने 8 रुपये 53 पैसे इजाफे की सिफारिश भी कर दी है। क्या होगा उसके बाद, कितना बड़ा महंगाई का तूफान है। गुलाम मुर्तज़ा जानते हैं, गुलाम मुर्तज़ा ये 8 रुपये 53 पैसे के इजाफे का जो है वो इम्कान जाहिर किया जा रहा है, क्या बताया गया है, कितना इजाफा हो सकता है पेट्रोल पर? जी बिल्कुल, जो समरी इस्तेमाल की गई है पेट्रोलियम डिवीजन को ओगरा की जानिब से और उन्हें मौसूल भी हो गई है, उसमें पेट्रोल 8 रुपये 53 पैसे, डीजल 8 रुपये 99 पैसे और मट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपये 69 पैसे, जो और लाइट डीजल ऑयल की लीटर में भी 1 रुपये 68 पैसे
महंगा करने की सिफारिश की गई है। ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में एक दफ़ा फिर ऐसा इजाफा है। गुज़िश्ता महीने भी तकरीबन इतना ही इजाफा पास ऑन सार्फिन पर किया गया था और इस महीने में भी, जून में भी इतना ही इजाफा अभी ये सिफारिश की गई है। इसकी मंजूरी जो है वो वज़ीर ख़जाना हफीज शेख देंगे और वो वज़ीर आज़म से भी मुशावरत तो कल मंजूरी दिए जाने का इम्कान है? जी बिल्कुल, कल इसकी मंजूरी होगी और 31 से ही नई कीमतों का इत्तलाक होगा। रात 12 बजे कल जो है वो नोटिफिकेशन कल दिन में या किसी वक्त भी जारी कर दिया जाएगा। और तकरीबन ये 9 रुपए तकरीबन अगर हम समझें, जी तकरीबन ये 9 रुपए फी लीटर इजाफा बनता है, क्योंकि जो मेन अशिया हैं इस्तेमाल की वो डीजल है। और उसके बाद गुलाम मुर्तज़ा पेट्रोल की कीमत क्या हो जाएगी? जी पेट्रोल की कीमत जो है वो 117 रुपए लीटर हो जाएगी। 117 रुपए? 117 रुपए जी, अभी 108 रुपए है। जी डीजल की कीमत जो है वो तकरीबन 131 रुपए 50 पैसे के करीब हो जाएगी। जी जी बिल्कुल सही। नई कीमत है जी वो 98 रुपए 46 पैसे फी लीटर हो जाएगी और डीजल ऑयल की नई कीमत 88 रुपए 62 पैसे फी लीटर हो जाएगी। बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तज़ा, आपने हमें आगाह किया। जी नई कीमत जो होगी वो 117 रुपए पेट्रोल की कीमत होगी। क्या होगा, क्या लोग किस तरीके से आगे बढ़ेंगे? के इलेक्ट्रिक की भी ज़रा सूरत हाल बता दूं, फिर दोनों ही टेक हम लेंगे अपने मेहमानों से। के इलेक्ट्रिक ने भी जो निर्ख हैं वो बढ़ा के मुल्क के बराबर कर दिए हैं। कीमत में 2.15 रुपये से 3.37 रुपये तक का इजाफा कर दिया गया है। अभी जो कीमत है ये अब वसूल की जा रही है। अप्रैल से ही जो हमारे अवाम हैं उनके लिए आकर ये तमाम तर बिलों में इजाफा हो रहा है। हम रिपोर्टर से बात करेंगे, लेकिन पहले कैसर साहब से बात करते हैं। कैसर साहब, जिस तरह अभी लगाई साहब ने पूछा कि आखिर ये पैसा जाता कहाँ है? जितना टैक्स आयद किया जाता है, आप लोगों के दौर में भी ये हुआ कि दुनिया भर में पेट्रोल की कीमत कम हो रही थी लेकिन मुल्क में पेट्रोल बढ़ रहा था। अक्टूबर के ही रेट्स अगर हम देखें तो 113 रुपये पे पेट्रोल था। अगर आज मुल्क में पेट्रोल 117 रुपये पे 2 दिन बाद हो जाता है तो वही सवाल कि बाकी पैसे किसके जेब में जाते हैं? मैंने तो आपको पहले ही मोहतरमा बताया ना कि हमने पीपल पार्टी के दौर से शुरू किया तो 1942 अरब हुकूमत के FBR के टैक्स जाते थे, हमारे पास आते थे। हमने इनको 3900 अरब रुपए तक 5 सालों में डबल कर दिया। अब ये कहते थे नहीं जी हम तो 4000 की बजाय 8000 वसूल करेंगे। ये अगर सारे ईमानदार लोग आ गए हैं, अव्वल तो इनके पास अपना कोई भी नहीं है। 22 साल में इन्होंने जो मेहनत की ना इनको फाइनेंस मिनिस्टर अपना मिला, ना इनको कॉमर्स मिनिस्टर अपना मिला। अभी FBR का चेयरमैन चेंज हो गया, फाइनेंस सेक्रेटरी चेंज हो गया, स्टेट बैंक का गवर्नर चेंज हो गया। अभी र्यूमर है कि कॉमर्स मिनिस्टर भी जा रहे हैं, जो अब इनके एडवाइजर हैं, जो अपने नहीं भी है तो वो भी जो बनाए थे वो भी जा रहे हैं। इनके पास 22 साल की मेहनत में कौन सा आदमी था जो PTI का जो मुल्क चला रहा है इस वक्त? तो ये नहीं, आज डॉन में एक पूरा आर्टिकल है कि मुल्क चला कौन रहा है। वो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर के हाथ में कुछ भी नहीं है और वो नहीं कुछ चला रहे। बहरहाल ये तो एक आपके सामने है बातें। तो आपने पूछा पैसा कहाँ जाता है? पैसा तो देखिए ना, अभी तक हमारे मुल्क में, मैं ये आपको बताऊं कि हमारे मुल्क में बहुत बड़ी करप्शन है। ये नहीं कि हमारे दौर में क्या हुआ, इनके दौर में क्या हुआ। जब से पिछले 40 साल से एक एस्टीमेट ये है कि मुल्क की कौमी आमदनी का 12% करप्शन होती है, जिसमें अंडर इन्वाइसिंग है, मिस एप्रोप्रिएशन है, स्मगलिंग है और सारा जो लेट होते हैं मामलात उसकी कीमत बढ़ जाती है। और ये सारी 4000 अरब रुपए सालाना इस वक्त है। ये खुद मेरी फिगर्स को बार बार जलसों में इमरान खान साहब ने कोट किया। इन्होंने कहा हम आएंगे, हमारे यहाँ तो बहुत सारे ईमानदार और नेक लोग होंगे, तो हम 4000 की जो करप्शन है वो खत्म कर देंगे। वो तो सब बैक ऑफ हो गए ना, वो तो यू-टर्न हो गए। महंगाई का तूफान आ गया है। बिल्कुल महंगाई का तूफान आ गया, मजीद बड़ा एक तूफान आने को तैयार है। और ये कहते हैं और जो 11-12 दिन बाद बजट आ रहा है ना, उसमें जो टैक्स लगने वाले हैं, हम तो सुन के परेशान हो रहे हैं कि कैसे लोग बिल्कुल जो जून में बजट आ रहा है 11 जून खालिबन डेट है। बिल्कुल सही पॉइंट, लेकिन सर टाइम की थोड़ी कमी है तो 12 दिन रह गए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये है कि ये गरीब आदमी को देखो ना, क्या होगा, क्या गरीब आदमी का सर? बिल्कुल जरा बिजली के इंडेक्स इन्होंने इनडायरेक्ट टैक्स लगा रहे हैं सारा ट्रैक। सर जरा और बिजली के रेट्स की बात कर लें, फिर आखिरी कुछ मिनट होंगे, फिर आपका टेक लेते हैं। कफील अहमद हमारे साथ है। कितना इजाफा हो रहा है बिजली की कीमतों में? उमर अयूब साहब रोज ट्वीट करते हैं और बताते हैं कि जी
बिजली की जो फराहमी है पूरे मुल्क में 99.1% है, लेकिन बिजली फिर भी नहीं होती और बिल्स में जो इजाफे होते चले जाते हैं। कितना इजाफा हो रहा है? देखें कि इलेक्ट्रिक को तो पहले भी कोई रोकने वाला नहीं था, लेकिन इस मरतबा जो इजाफा किया गया उसको कहा गया कि यूनिफॉर्म टैरिफ अपने पॉलिसी के तहत जो मतलब अप्लाई पूरे मुल्क में होता है टैरिफ, वही टैरिफ जो है कराची पर अप्लाई कर दिया गया है। अच्छा। कराची वालों के लिए इंतहाई बुरी खबर है। मैं आपको बताऊंगा 2.15 पैसे से बढ़ाकर 3 रुपए 37 रुपए तक जो है वो 37 पैसे जो है वो इजाफा कर दिया गया है। और इसका जो है वो अगले जो महीने के बिल्स होंगे उसमें जो है वो कराची के अवाम की चीखें जो है वो निकल जाएंगी। ये अप्रैल से नहीं इजाफा हुआ, अप्रैल से नहीं। जी जी। इस पर जो पीक आवर्स होंगे उसके टैरिफ जो है वो अलग कर दिए गए कराची के शहरी पे, जो कि एक बहुत बड़ा जो है वो कराची के आवाम के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। इस वक्त मैं आपको बताऊँ 300 से ज्यादा और 700 यूनिट जो इस्तेमाल करने वाले सार्फिन हैं उनके लिए जो टैरिफ है वो 17 रुपए 33 पैसे मुकर्रर किया गया है, जबकि 700 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को 20 रुपए 70 पैसे जो है वो जो है वो अदा करने होंगे। इस तरह आप अंदाजा कर सकते हैं कि जिनका बिल अगर मिसाल के तौर पर किसी का बिल जो है वो 20,000 रुपए आया करता था अप्रोक्सीमेटली, तो उसका बिल जो है वो तकरीबन 28 से 29,000 रुपए बिल होगा और 10,000 रुपए का इजाफा होगा। बहुत शुक्रिया कफील, बहुत शुक्रिया कफील, बहुत शुक्रिया। टाइम की थोड़ी कमी है। अगर आपका बिल आता है 20,000 तो आपका बिल आएगा 28 से 30,000, जो कि बहुत तशवीश की बात है। लगारी साहब, बिजली आ रही होती है घर पे आपके, बिजली की फराहमी मुकम्मल तौर पर ठीक है? मैं तो खैर नहीं बता सकता, इसलिए कि बताने की पोजीशन में नहीं हूँ। अच्छा। अपना ज़ाती दुखड़ा किसी को भी नहीं रोना चाहिए, हम भी नहीं इसका। लेकिन उमर अयूब साहब कह रहे हैं जी 99.1% बिजली मुझे ये पता है कि जहाँ बिजली नहीं जाया करती थी अब वहाँ भी बिजली जाती है, कम से कम इतना। और तो ये जो इजाफे हो रहे हैं जो बताया है हमारे नुमाइंदे ने, मैं एक बात अर्ज कर रहा हूँ, वो ये है कि जहाँ बिजली नहीं जाया करती थी वहाँ अब बिजली जाती है। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि ये उससे पहले की अलामतें हैं, इसके बजट के आने से पहले की ये अलामतें हैं। ये अभी तो रिक्वायरमेंट्स वो पूरी हो रही हैं जो इनने तय की हैं कंडीशंस IMF के साथ। IMF बाजी ने इनको जो कुछ कहा कि आपने ये करना है वो करना है, वो उस हिसाब से कर रहे हैं। अभी इस बाजी की फरमाइशें पूरी करते करते जब ये आगे बढ़ेंगे तो वर्चुअली ये लोगों की खाल उतार रहे होंगे। जैसे खाल उतारी जाती है इस तरह से लोगों की खाल उतारकर मार्केट में जाकर बेचेंगे। वो हमारे दोस्त होते थे और शेख साहब के भी दोस्त दीन मोहम्मद टैनरीज वाले जो थे, अब पता नहीं इंसानों की खालें वो किस हिसाब से जाएंगी, लेकिन इंसानों की खालें ये हुकूमत ज़रूर जो है उतारेगी भी और बेचेगी। कैसर साहब, बिजली की जो लोड शेडिंग थी तो आपके दौर में भी थी, लेकिन इस दौर में अगर लोड शेडिंग कम है तो टैरिफ बढ़ रहे हैं, वो तो सभी कुछ वाकई वो लगाई सब खाले वाले सब उतार लेंगे आवाम का। देखिए हमने तकरीबन 9 से 10,000 किलो वाट मेगावाट बिजली, 10,000 मेगावाट बिजली इजाफा किया ना अपने दौर में प्रोडक्शन। तो बिजली तो पहले बिल्कुल नहीं आती थी, हमारे दौर से पहले लोड शेडिंग थी बिल्कुल, अब बेहतर हो गई। लेकिन एक चीज़ इन्होंने भी बेहतर की है जो अप्रिशिएट करना चाहिए ना, उमर अयूब साहब जो कह रहे हैं कि 80 अरब रुपए जो बिजली की चोरी होती थी ना, वो उन्होंने पकड़ा है, उसको कम किया है, यानी वो वसूल की है। हमें यही चाहिए कि जो लोग नहीं दे रहे, जो चोर हैं, गरीब आदमी को चार्ज बढ़ाने की बजाय उन चोरों को पकड़ें, क्योंकि हज़ारों अरब रुपए की चोरी हो रही है हमारे यहाँ। मैंने जो 4,000 अरब रुपए की करप्शन की बात की ओवरऑल, तो बिजली की चोरी अगर 80 अरब रुपए उमर अयूब साहब ने पकड़ ली है और उसको कम किया है, चोरी को कम किया है, तो ये खुशहाल बात है। और इस किस्म के काम करें जिसको हम अप्रिशिएट करें, बिल्कुल इसके अलावा इस किस्म के काम ना करें जिससे आवाम जो है वो बदहाल हो जाए। बिल्कुल सही। सॉरी टू इंटरप्ट शेख साहब, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नज़ीर लगारी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया अपने वक्त के लिए। आखिर में यही कहना चाहेंगे कि आवाम का इतना इम्तिहान मत लें कि वो भी पछताएं कि आखिर हमने इस तब्दीली को वोट क्यों दिया, क्योंकि तब्दीली कहीं गुर्बत के साथ साथ गरीब को भी ख़त्म ना कर दे। इसी नोट के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।